हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब लोग। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आप जानेंगे पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, कैसे क्लासिफाई करना है, क्यों क्लासिफाई करना है ना। तो इसमें हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है और कौन सी किंगडम हमने दिए गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कैटेगरी जो है वो किंगडम ही है। तो किंगडम का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आपको अपनी स्क्रीन पे भी अभी 5 किंगडम दिखाई दे रहे हैं। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, जिसको हम कहते हैं मोनेरा। फिर आपको देखिए आगे दिख रहा है प्रोटिस्टा, फिर आ जाता है फंजाई, फिर आ गया प्लांटी एंड आ गया एनिमिलिया। ये 5 किंगडम के बारे में आज जानेंगे, समझेंगे। और जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहना, एक एक शब्द अच्छे से समझना। हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे एक्स्ट्रास करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पूरा होल सोल है चैप्टर का, वो एग्जैक्टली उसमें क्या क्या है। तो इसमें हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया के बारे में, ठीक है। वायरसेस, वायरोइड्स और लाइकन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है वायरसेस जो हैं, वायरोइड्स जो हैं, ये जो हैं, ठीक, ये एग्जैक्टली लिविंग है या नहीं है, इनको सही से क्लासिफाई नहीं किया गया है। लाइकन्स जो हैं वो एल्गी और फंजाई दोनों को मिलके बनते हैं, ठीक है। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तो हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया के लिए आप दो अलग अलग चैप्टर इससे आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, When did we start classifying organism? कब हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू किया? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने नहीं पूछा है, एनसीईआरटी सीधा स्टार्ट करता है। और मैंने जो भी तुम पढ़ोगे वो एनसीईआरटी होगा, एक एक लाइन को अच्छे से समझना, ठीक है। तो कब हमने शुरू किया लिविंग को क्लासिफाई करना, तो देखिए, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन there have been many attempts to classify living organisms. dawn होता है उदय, dusk होता है अस्त, है ना। जैसे शाम का टाइम है, शाम को सूर्य अस्त होने लगता है तो हम डस्क कहते हैं, है ना। और मॉर्निंग में जब सूर्य उगता है तो हम क्या कहते हैं, डॉन। तो हमारी सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई, हमारी सभ्यता का जब से उदय हुआ, तभी से हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बहुत कोशिशें करी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई साइंटिफिक अप्रोच करी है, ठीक है। मतलब पहले जो आदि मानव था, अर्ली मैन जो था, उसको साइंस से क्या लेना देना था, वो तो चीजें सीख रहा था ना अभी, ठीक। तो सिविलाइजेशन के उदय तक ही, तो उदय होने से ही, जब से थोड़ा सा सभ्यता सभ्य बना इंसान, तब वो थोड़ा थोड़ा प्लांट और एनिमल में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सीख गया था। लेकिन उतना भी नहीं कि वो बिल्कुल क्लियर कट कोई बुक लिखना लग जाए, उसको कोई लैंग्वेज आती हो, है ना। अब कैसे किया गया था, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वॉज साइंटिफिक, बट born out of a need to use organism for our own use, food, shelter and clothing, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है जो पहले की गई क्लासिफिकेशन वो किसी साइंटिफिक क्राइटेरिया पे बेस थी, लेकिन वो क्लासिफिकेशन जरूरत की वजह से एनिमल्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, आउट ऑफ नीड क्लासिफाई कर दिया था इंसान ने। किस जरूरत की वजह से, कि ये जानवर जो है या ये प्लांट, ये कुछ लिविंग है जिससे मुझे कपड़ा मिल सकता है, जिसको मैं ओढ़ सकता हूँ, ठीक है। कपड़ा मतलब पूरे सूती बूती सूती कॉटन के कपड़े नहीं बना लेते थे वो, बस पहन लेंगे, चाहे छाल पहन लेंगे जानवर की, चाहे पत्ते पहन लेंगे, समझिए ना। तो तो खाना का क्या चीज उनको, उनका पेट भर रही है क्या, क्या उनको छत प्रोवाइड कर रहा है जो उनके शरीर को ढक पाए, वो चीजें क्या हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बस चीजों को पहचान लिया कि ये इससे हमें खाना मिलता है, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है और ये हमारे लिए क्लोथ्स बन सकता है।
आउट ऑफ नीड इंसान ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहले किसने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी? साइंटिफिक अप्रोच के साथ किसने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी? वो थे एरिस्टोटल। अरस्तु भी इन्हें कहा जाता है। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई करने की कोशिश की थी वो थे एरिस्टोटल। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? तो प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे वो देखे थे। ही यूज्ड simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। Okay? तो बहुत ही सिंपल, जो उसको बाहर से देखने में लग रहे थे कि ये बड़ा सा पेड़ है तो इसको ट्री बोलता हूँ, ये झाड़ीदार पेड़ है तो इसको श्रब बोलता हूँ, और जो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ जैसे कि हमारा धनिया पेड़ कहाँ हुए वो बड़े बड़े है ना, हमारा धनिया हो गया, सौंफ का हो गया, फिर प्याज का हो गया, लहसुन का हो गया, ये सब क्या थे? ये हर्ब्स थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्री है, ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा ये झाड़ीदार सा बनेगा ये, ठीक, ये छोटे छोटे ट्री भी होते हैं, ये झाड़ीदार सा बनेगा, ये श्रब है, और इसके बाद आएंगे हर्ब्स। ठीक है, समझ गए ना? तो किसने सबसे पहले कोशिश की? एरिस्टोटल ने सबसे पहले कोशिश की, और उन्होंने प्लांट्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया? ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया। प्लांट्स को तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ट्री, श्रब और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया। एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स हैं और ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं। देखिए, he also divided animals into two groups, those which had red blood cells, red blood, not cells I would say, those animals जिनके पास कैसा है? रेड ब्लड है, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो याद रखेंगे, एरिस्टोटल ने जो प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, तो प्लांट्स को उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया और एनिमल्स को उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, ये आपको जरूर याद रखना है। फिर जो पहला हमारा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो लीनियस ने दिया था। एरिस्टोटल ने पहली कोशिश की, लेकिन उन्होंने दो कोई किंगडम नहीं दिए थे। ठीक है, इन लीनियस टाइम अ two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that includes all plants and animals respectively। तो Linnaeus ने दो kingdom system of classification दिया था, जिसमें Plantae और Animalia नाम था। Plantae में सारे के सारे plants आते थे, Animalia में सारे के सारे animals आते थे। देखिए, दो ही kingdom बने, बाकी के किंगडम नहीं बोले मैंने। कितने बोले? दो किंगडम। अब ठीक है, मान लिया कि दो किंगडम है भाई, लेकिन क्या जो प्लांटाई में है वो सारे प्लांट्स हैं? क्या एनिमल में है जो एनिमेलिया में है वो सारे एनिमल्स हैं? ये सोचने वाली बात हो गई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism। ठीक है, तो देखिए, एल्गी जो है किंगडम फंजाई आप पढ़ते हैं, किंगडम एल्गा आप पढ़ते हैं। ठीक है, किंगडम एल्गी जो है वो एल्गी नहीं है, किंगडम प्लांटाई है। तो एल्गी प्लांटाई किंगडम के अंदर आती है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। फिर भी दोनों को, चाहे ग्रीन एल्गी है चाहे फोटोसिंथेटिक फंजाई है, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, आई एम सॉरी, दोनों को किसमें डाल दिया? प्लांट में। चाहे न्यूक्लियस है किसी ऑर्गेनिज्म के पास चाहे नहीं है, दोनों को किसमें डाल दिया गया? प्लांट्स में। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में कोई डिस्टिंक्शन
डिस्टिंक्शन नहीं था। यूनिसेलुलर है, चाहे एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है चाहे ज्यादा सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, वो किस में डाल दिया गया? प्लांट्स में। आपको याद रखिए कि जिन भी एनिमल्स में, प्लांट्स में ट्रू सेल पाया, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जो भी लिविंग्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकेरियोट्स कहते हैं। यूकेरियोट्स मतलब यूकेरियोन, यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस जिन लिविंग्स के पास है उनको हम यूकेरियोट्स कहते हैं, और जिन लिविंग्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सारे के सारे प्रोकैरियोट को एक किंगडम दिया गया है, मोनेरा। कौन सा किंगडम दिया गया है सारे प्रोकैरियोट्स को? मोनेरा किंगडम सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को दिया गया है। और यूकेरियोट्स को बाकी के, हम टोटल आप 5 किंगडम पढ़ोगे तो सिर्फ एक किंगडम ही प्रोकैरियोट्स का है, बाकी सारे किंगडम जो हैं वो यूकेरियोट्स के हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा दिया गया था, ठीक, और यूकेरियोट्स को अलग 4 किंगडम दिए गए हैं। लेकिन जब प्लांटे और एनिमेलिया बस 2 ही किंगडम है, तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यूकेरियोट क्या है और प्रोकैरियोट क्या है? नहीं ना। अब ध्यान रखिए, जितने भी यूकेरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे उनके कैरेक्टर थोड़े से प्लांट की तरह है चाहे एनिमल्स की तरह है, मतलब एक ही सेल होगी उनके पास। कितनी सेल होगी? एक ही सेल होगी। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। तो किंगडम प्लांटे एनिमेलिया अगेन यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था, एल्गी और फंजाई में भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था। तो classification of organism into plants and animal were easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. देखिए कि प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई करना बहुत आसान था, बहुत आराम से कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ना प्लांट्स में आते थे, जो ना एनिमल्स में आते थे। तो भाई बहुत दिक्कत हो गई। लीनियस ने दे तो दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम, प्लांटी बोल दिया, एनिमेलिया बोल दिया, है ना, लेकिन उसको डिफरेंशिएट ही करना नहीं आया। क्या यूकेरियोट हुआ, क्या प्रोकैरियोट हुआ, क्या यूनिसेल्युलर हुआ, क्या मल्टीसेल्युलर, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं रखा। फोटोसिंथेटिक में, नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंशिएशन ही नहीं रखा। बोला मैंने तो कर दिया है क्लासिफाई, बड़ा आसान था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या बोला? अरे फिर तो जो प्लांट और एनिमल में नहीं आ रहे हैं तुमने तो उनको भी प्लांट्स और एनिमल्स में रख दिया है, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम था, हैज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन used for a long time was found inadequate। फिर इसको बोला गया कि लीनियस जी आपने जो सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का वो एडिक्वेट नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, भाई पूरा नहीं है, वो सही से जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिर्फ आपको बाहर से नहीं देखना है, मॉर्फोलॉजिकली नहीं देखना है, बाकी के कैरेक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स? सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल में जो स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वॉल, पहली बात ये देखना है कि सेल वॉल है या नहीं है। ठीक है, फिर अगर है तो वो कौन से केमिकल से मिलके बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन सी जगह पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, किस मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कि पीछे जो ऑर्गेनिज्म में है कौन कौन सी रिलेशनशिप पाई जा रही है। तो मॉर्फोलॉजी के अलावा कौन कौन से कैरेक्टर देखे गए थे? सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का नेचर, न्यूट्रिशन कैसे होता है, हैबिटेट कैसा है, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स लिविंग्स की कैसी हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द ईयर। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया? लीनियस ने दिया, लेकिन सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड करने की कोशिश, क्लासिफाई करने की कोशिश
किसने की थी? एरिस्टोटल ने की थी। टाइम के साथ जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम have been a constant under all different system, the understanding of what group or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number of and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. क्या कह रहे हैं? हालांकि दो प्लांट्स एंड किंगडम्स है ना, हालांकि आप देखेंगे कि जितने भी किंगडम दिए गए क्लासिफिकेशन के उनमें प्लांट और एनिमल किंगडम जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स को, कौन से ग्रुप्स को प्लांट में रखना है, कौन से ग्रुप्स को एनिमल में रखना है ना, ये चीज हम टाइम के साथ सीख गए हैं। और बाकी के भी किंगडम बने हैं टाइम के साथ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से उन किंगडम्स को समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से हैं वो किंगडम और मेनली क्या देखा जाता है, मेनली कौन से कैरेक्टर्स देखे जाते हैं जिन पे बेस्ड 5 किंगडम दिए गए। पीछे तो बोला था मॉर्फोलॉजी के अलावा आपको क्या क्या देखना है। फिर इस चार्ट में, ये एनसीईआरटी पे चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में बच्चे दिया गया है सेल टाइप, मतलब प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इनके थोड़े जनरल कैरेक्टर्स भी लिखे गए हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, सेल वॉल कैसा है। ठीक है, चलिए देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, याद रहेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है। तो जैसा कि बताया था कि मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम होता है जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे, जिसमें सारे के सारे ऐसे लिविंग्स आएंगे जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी के जितने भी हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा में यूजुअली एक ही सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी, लेकिन कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक। ठीक, यूनिसेलुलर पर यूकैरियोटिक कौन सा आएगा? प्रोटिस्टा आएगा। चलिए अब सेल वॉल जानते हैं। क्या मोनेरा में सेल वॉल होती है? हाँ जी होती है, हमने बोला था ना नेचर ऑफ सेल वॉल भी देखना है। प्रोटिस्टा में होती है। जो भी प्रोटिस्टा के कैरेक्टर थोड़े थोड़े प्लांट्स की तरह होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, और जिन प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े एनिमल्स की तरह होते हैं उनमें नहीं होती है। तो प्रोटिस्टा में कुछ एक में सेल वॉल होगी, कुछ एक में नहीं होगी। फंजाई में भी सेल वॉल होगी, प्लांटाई में भी सेल वॉल होगी, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होगी। ध्यान से सुनेंगे, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होगी। तो हमारे पास 5 किंगडम में सिर्फ एक ऐसा किंगडम आता है जिसमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होगी, और वो है एनिमल्स, वो है ह्यूमन बीइंग्स। हमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं कि मोनेरा में अगर सेल वॉल है तो वो किससे बनी है। तो ये लिखते हैं कि वो नॉन सेलुलोजिक कंटेंट से बनी होती है। मतलब मोनेरा की सेल वॉल में हमको सेलुलोज नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स। क्या मिलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड जो है बच्चे वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलके बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बनके, और अमाइनो एसिड जो हैं आपके वो भी आपका जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, है ना, फिर आपके पास हाँ मिथाइल ग्रुप ही होता है एक, ठीक नहीं, अमीनो ग्रुप हो गया, इन सब को मिलके बनते हैं। ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स कैसे बनते हैं। तो सेल वॉल बताइए मुझे, सेल वॉल मोनेरा की किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड से। एक साथ इनको और क्या कह दिया जाएगा? पेप्टाइडोग्लाइकन्स।
कई बार पूछा जाता है मोनेरा की सेल वॉल किससे बनी है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड्स तो आप बोलेंगे ही, लेकिन दूसरा अगर नाम होगा इसको एक साथ मिला के नाम दिया जा सकता है पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में जो है वो सेल वॉल नहीं होगी, कुछ एक में होगी, अगर जिनमें भी होगी वो सेलुलोज से यूजुअली बनी होगी। ठीक है। फंजाई, फंजाई में सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, काइटिन से बनी होती है। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है, मेनली सेलुलोज से, बाकी और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल मेनली सेलुलोज से बनी होती है, एनिमेलिया में एब्सेंट होती है। अब बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, जब मोनेरा में न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मोनेरा के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्रोटिस्टा में और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए होता है। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा है कि कैसा है, तो सेल तो सब में होगी, लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होंगे। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो याद रखिएगा सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में आते हैं। फंजाई में मल्टीसेलुलर होता है, मतलब कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, टिश्यू जो है लूज सा टिश्यू बनने लगता है, वो सेल्स जो है वो टिश्यू बना देती हैं। ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है फंजाई में, सिर्फ टिश्यू बनता है। सेल से टिश्यू बनता है ना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। अब प्लांट्स में आपको टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दिखाई देता है। एग्जैक्टली बताऊं तो जो लीव्स हैं, जो रूट्स हैं, ठीक है, हम उनके पूरा अंदर देखते हैं तो पूरा टिश्यू काम कर रहा है, बट फिर भी उसको ऑर्गन बोल दिया जाता है। पर टिश्यू सिस्टम मेनली प्लांट्स में होता है। ऑर्गन स्लैश क्या है तो ऑर्गन भी आप समझेंगे। एनिमेलिया में कौन सा सिस्टम होता है, देखिए ऑर्गन सिस्टम बोले तो पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं बना होगा प्लांट्स में, टिश्यूज बने होंगे, ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा है ना। एनिमेलिया में टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आपको पूरा देखने को मिलता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो अब ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, और ऐसे जो खुद नहीं बनाते हैं वो कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा कैसा है, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। पढ़ पा रहे हैं आप, मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक कैसे मैम, कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स का यूज करके अपना एनर्जी बना लेंगे, अपने लिए खाना प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी बाद में बने थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिकल्स को यूज करके ऑर्गेनिक केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, पर वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वहीं पे ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी लेंगे, ठीक, उनको फिर अपना किस में कन्वर्ट करेंगे, खाने में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। मेनली सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ऐसे हो गए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक वो आए बच्चे जो कि दूसरे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं, जो डेड, वो बैक्टीरिया जो किसी भी सड़ी गली चीज पे, मरी हुई चीज पे उगे, वो सैप्रोफिटिक है। और ऐसे बैक्टीरिया, जैसे हमें बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है ना, होती है कि नहीं, हमें बैक्टीरिया की वजह से बहुत डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि टीबी, हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो एक जिंदा होस्ट पे जाके रह रहा है। तो पैरासाइट हमेशा ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं और उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं।
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी अगेन ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, ठीक है, पर ऑटोट्रॉप्स में वो मेनली सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ही होंगे। फंजाई कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक है, बिल्कुल भी ऑटोट्रॉपिक नहीं है। सेप्रोफाइट होंगे या पैरासाइट हो सकती है फंजाई। प्लांटेई कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक है, ह्यूमंस जो हैं वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक है। हम में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक एटसेट्रा। होलोजोइक मतलब हम खाने को लेते हैं ना, डाइजेस्ट पूरा करते हैं, ठीक है। और सैप्रोफिटिक हम भी लिविंग, हम सिर्फ हम नहीं, लिविंग्स जो हैं वो बहुत सारे हैं और वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करते हैं, ठीक है। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो होता है कि आप खाने को अंदर ले जा रहे हो, ठीक है, अंदर जाके आपका खाना डाइजेस्ट वगैरह हो रहा है, तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी बातें बताई वो सारी ध्यान में रखना, इसको पूरा पूरा लर्न कर लेना, आज के आज ही लर्न कर लेना, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी है, आगे भी मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ बेटा, है ना। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब किंगडम तो आपको पता चल गई कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया, ठीक। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, ये पूरे पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो हमारे पास विटेकर हैं, विटेकर जी थे, आर.एच. विटेकर जो थे, उन्होंने कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उन्होंने देखा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, सेक्सुअली या एसेक्सुअली, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। एक एक पॉइंट याद रखेंगे आप कि मेन जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था, जो यूज किया था क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर ने, वो कौन सा था, ठीक है। पीछे आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए गए हैं सबके। चलिए, अब लीनियस ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1735 में। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, आप ये नोट कर लीजिए, आप इंपॉर्टेंट है ना। 1735 में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया लीनियस ने, जिसमें सिर्फ प्लांटेई था और एनिमेलिया था। हैकल ने 1866 में 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि क्या था, 3 किंगडम, प्लांटेई और एनिमेलिया तो थे ही, और कौन सा किंगडम था, प्रोटिस्टा। तो तीसरा किंगडम जो बनाया गया था वो कौन सा था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा को किसने दिया, हैकल ने दिया, 1866 में दिया। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किसने दिया, कोपलैंड ने दिया, जिसमें चौथा किंगडम क्या ऐड किया गया, मोनेरा। इसमें भी प्लांटेई एज इट इज रहेगा, एनिमेलिया एज इट इज रहेगा, ठीक। प्रोटिस्टा जो है वो हैकल ने दे दिया था, कोपलैंड ने 1938 में जो है वो कौन सा दे दिया, मोनेरा। अब एक बचा फंजाई, मतलब विटेकर ने फंजाई दिया होगा और पूरे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया 1969 में। उसके बाद भी कार्ल बोस नाम के एक साइंटिस्ट थे, इटल का मतलब होता है उनके कोवर्कर, जो उनके साथ काम कर रहे थे। कार्ल बोस और उनके कोवर्क ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए एक 3 डोमेन सिस्टम निकाला। 1990 में उन्होंने ये किया। उसमें उन्होंने 3 डोमेन कौन से दिए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट डोमेन, है ना। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट डोमेन, जिसमें से आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोट थे और बाकी यूकेरियोट, ठीक। ये नेक्स्ट एनसीईआरटी है बेटा, लेकिन ये डायग्राम जो है, ये फिगर एनसीईआरटी में नहीं दिया है। The 3-domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domain. 3 डोमेन सिस्टम दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डाल दिया गया और लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। और तीसरा डोमेन जो है वो किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया यूकैरियोट्स को, एंड देयर बाय क्या बना दिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो कार्ल बोस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था। उन्होंने 3 जो थे वो क्या कर दिया, डोमेन बना दी। 3 डोमेन, चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे। देखिए ये डोमेन है बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। ये क्या है बच्चे, ये है 3 डोमेन। ठीक, यू बैक्टीरिया देख पा रहे हैं आप, किसके अंडर आएगा, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया, है ना। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही मतलब खतरनाक, बहुत ही टफ कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। तो हम ना ये पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे पूरा। और यूकेरिया में सारे के सारे यूकेरियोट्स आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। तो टोटल कितने किंगडम बन गए थे, 6 किंगडम्स बन गए थे। कार्ल बोस ने 1980 में इस तरह से 3 डोमेन दे दिए, और 3 डोमेन में टोटल कितने आ गए, 6 किंगडम आ गए क्लासिफिकेशन के। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। तो चलिए आइए 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज जो थे वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के टाइम पे आए थे, कौन कौन सी चीजें थी, क्या क्या इंसान की सोच थी जिसने क्लासिफिकेशन के सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया। Earliest classification system includes bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants। तो देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्लांट नहीं है, मैं बता दूं, ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आता है। फंजाई किंगडम में आएगा। ठीक है, मॉसेस जो है प्लांट, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स हैं। लेकिन शुरू में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसने प्रोकैरियोट को, जो भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है और जितने प्लांट्स हैं उनको मिक्स कर दिया था। ठीक है, द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो शुरू में जो ये इन सबको प्लांट्स में डाल दिया गया, क्यों डाल दिया गया, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपने यहाँ पे पढ़े उन सब में एक कॉमन कैरेक्टर था। क्या, उनके पास सेल वॉल थी, लेकिन सबकी सेल वॉल का कंपोजिशन सेम नहीं था, वो बाद में हमको पता चल गया था। लेकिन सबके पास सेल वॉल थी तो सबको सिर्फ प्लांट्स में डाल दिया गया था। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स। तो इस चीज से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनमें मतलब एक साथ उनको डाल दिया गया, लेकिन उनके कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग थे। ठीक, इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी with other groups which were eukaryotic। तो ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वही इसने क्या किया, फंजाई को भी, बैक्टीरिया को भी, सबको प्लांट्स को भी एक ही किंगडम में डाल दिया। क्यों डाला, कि बोला कि भाई सेल वॉल है सब में। तो इससे क्या हुआ, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो भी सेम ही किंगडम में जो है वो आ गया। सारे के सारे जो है एक साथ प्लेस हो गए। सबको क्या बोल रहे थे हम, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब सारे के सारे यूकैरियोट्स में आ गए, जबकि यूकैरियोटिक जो था वो नहीं था। कौन सा नहीं था यूकैरियोटिक, बताइए कौन सा नहीं था यूकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं था।